Hello everyone. Today we will discuss one of the important topic which is important for various competitive exams, and the topic is green hydrogen. First of all, we will discuss its background, why we need green hydrogen and what is green hydrogen. After that, we can discuss its various uses and its method of production. And at the last, we discuss what are the different initiatives taken by India in this direction and what are the challenges in the production of green hydrogen. Okay, so first of all, we will discuss its background. Background means कि ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत हमें क्यों पड़ी और ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूल है, एक ईंधन है, ठीक है, जिसमें कार्बन का एमिशन जीरो होता है या मिनिमम होता है, जिसमें मिनिमम कार्बन एमिट होता है. दैट्स मीन ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी अ ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, यानी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनका एक ऑल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन. तो ग्रीन हाइड्रोजन की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है और ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट क्यों हम लेकर आए, हम खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि फॉसिल फ्यूल जो है यानी जीवाश्म ईंधन जो है, जैसे डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इससे क्या होता है का CO2 का एमिशन होता है. व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल CO2 इज एमिट एंड CO2 कैसा गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहते हैं जब सन का रेस पृथ्वी पे पड़ता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वो ट्रैप हो जाता है अर्थ में. ठीक है, और उसके कारण अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो CO2 कैसा गैस है, ग्रीन हाउस गैस विच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है. दैट्स वाई वी आर इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स. अकॉर्डिंग टू सम डेटा, fossil fuels is responsible for production of over 830 million ton of CO2 per annum. 830 million tons of CO2 per annum. हर साल हम फॉसिल फ्यूल के कारण 830 मिलियन टन CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब सोचिए, जिसके कारण हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो उसका एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. और इसके कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं. द राइजिंग ऑफ सी लेवल, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, सी का लेवल बढ़ता जा रहा है और जो आइलैंड कंट्री हैं उन पे सबसे ज़्यादा खतरा है. दूसरा, बहुत सारे स्पेसी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. और जो हमारा नेचुरल हैजार्ड्स है, जो साइक्लोन है, फ्लड्स हैं, ड्राउट है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. दैट्स व्हाई वी नीड टू एलिमिनेट CO2 emission, and for that we have to find an alternative to fossil fuel.
ओके, दूसरी बात कि लेटेस्ट स्टडी में अभी पाया गया है, लेटेस्ट स्टडी में यह पाया गया है कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और भी बढ़ने वाली है। ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और भी बढ़ने वाली है, और खासकर एशियन कंट्रीज में। ठीक है, क्योंकि इंडिया भी एशिया महाद्वीप का, एशिया कंटिनेंट का हिस्सा है, दैट्स व्हाई वी नीड टू थिंक ऑन दिस लाइन। ठीक है, इंडिया को सबसे ज्यादा सजग होने की जरूरत है। इसके पीछे दो कारण है। पहला कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसलिए यहां पे एनर्जी का नीड ज्यादा है। ठीक है, हम डेवलपिंग फेज में है, विकासशील फेज में है, तो हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अगर फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे तो CO2 का एमिशन और भी बढ़ेगा। दूसरी बात कि इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हो सकता है वो इंडिया हो सकता है, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया का आफ्टर चाइना। तो इंडिया को ये जरूरत पड़ा कि हमें एक ऑल्टरनेटिव सोर्स खोजें ताकि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकें और साथ साथ क्लाइमेट चेंज जैसे क्लाइमेट के इफेक्ट को कम किया जा सके। तो यहां से एक कंसेप्ट लाया गया ग्रीन हाइड्रोजन का। हम आगे देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। फॉर द टाइम बिंग आई वुड लाइक टू जस्ट लेट यू नो कि ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? क्लीन फ्यूल है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन मिनिमम है, या फिर बोले जीरो है, जीरो एमिशन फ्यूल है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बजट 2021-22 में, यानी इस साल के बजट में एक मिशन लॉन्च किया, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, जिसका मकसद है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, जिसका मकसद है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना और हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी बनाना। यानी जो हमारी इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी? हाइड्रोजन बेस्ड होगी। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे उनका जो एनर्जी का सोर्स होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यानी हमारी जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करेगा? ग्रीन हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो इसके लिए हमने एक मिशन का शुरुआत किया। अब देखिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस तरह से इंडिया को हेल्प करेगा, किस तरह से इंडिया को बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहली बात कि इंडिया का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी हमें प्रोड्यूस करना है। 2022 तक हमें 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना है, और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होगा वो एक इम्प्यूटस का काम करेगा। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो क्या करेगा? एक बल प्रदान करेगा हमें ये टारगेट अचीव करने में। दूसरा, यानी इससे हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या हेल्प करेगा कि हमारा जो कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट में, देखिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, जिसमें प्रत्येक कंट्री ने कुछ कमिटमेंट किया था कि हम अपने कार्बन एमिशन को, यानी CO2 के एमिशन को इतने से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग टारगेट था। इंडिया का क्या टारगेट था? इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि इंडिया अपने कार्बन एमिशन का 33 to 35%, अपने कार्बन एमिशन का 33 to 35% किस लेवल से? 2005 के लेवल से, यानी 2005 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन था उसकी अपेक्षा 33 to 35% रिड्यूस करेगा। कब तक? 2030 तक।
तो ये इंडिया का कमिटमेंट था पेरिस एग्रीमेंट में। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम प्रोड्यूस करते हैं और अपनी इकोनॉमी को हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी बनाते हैं तो ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, हम ये कमिटमेंट अचीव कर सकते हैं। दैट्स वाई ग्रीन हाइड्रोजन कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन बाय इंडिया। तो ये बैकग्राउंड हुआ, ये हमने बैकग्राउंड को डिस्कस किया कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन पिक्चर में आया और हम क्यों ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है और इसके कितने ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, और इसके क्या यूसेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट एंड लाइटेस्ट फ्यूल एलिमेंट। ओके, हाइड्रोजन क्या है, सबसे क्लीन फ्यूल है और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ये सबसे क्लीन फ्यूल है और इसकी एनर्जी डेंसिटी डीजल से 3 टाइम्स ज्यादा है। इसकी एनर्जी डेंसिटी डीजल से 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और डीजल को जलाया जाए तो हाइड्रोजन से जो एनर्जी निकलेगा, जो हीट निकलेगा, वो 3 टाइम्स ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू डीजल। एनर्जी डेंसिटी हाइड्रोजन की 3 टाइम्स ज्यादा है इन कंपेरिजन टू डीजल, यानी इट्स अ मोर एफिशिएंट फ्यूल। ये ज्यादा ऊर्जा दे सकता है और साथ ही साथ इसमें कार्बन का एमिशन कम होता है, CO2 का एमिशन कम होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लीनेस्ट एनर्जी, क्लीन एनर्जी। बट प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में अबंडेंट अमाउंट में है, बहुत अमाउंट में है, बहुत बड़े अमाउंट में है। बट चूंकि ये लाइटेस्ट है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये एयर से भी हल्का है, तो ये ऊपर में राइज कर जाता है। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज हो जाता है, ऊपर चला जाता है और प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। That's why we need to produce hydrogen from different source। इसीलिए हमें क्या जरूरत है कि हाइड्रोजन को किसी सोर्स से उसको निकाला जाए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का जो मेथड है उसके आधार पे हाइड्रोजन को 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, 3 तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, सबसे क्लीन फ्यूल है। अब हम तीनों की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन, इंडिया में अभी तक जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा किस तरह के हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, ग्रे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। ग्रे हाइड्रोजन को हम फॉसिल फ्यूल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल से निकाल सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कि डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। तो ग्रे हाइड्रोजन को हम कहां से निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल से नहीं निकालते हैं, ठीक है। और इसमें इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी जब हाइड्रोजन को हम फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो CO2 होता है, यानी इसमें भी CO2 एमिट हो रहा है, बट कम अमाउंट में। जब हम हाइड्रोजन फ्यूल को निकालते हैं तो उसमें CO2 एमिट होता है, CO2 निकलता है और फिर हाइड्रोजन फ्यूल को हम एज ए फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करेंगे तो वहां पे CO2 का एमिशन बहुत ही कम होगा या फिर 0 होगा, बट इसके प्रोडक्शन में हम CO2 को एमिट करा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कंप्लीटली ग्रीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल। इसलिए ग्रे हाइड्रोजन को हम कंप्लीट 0 एमिशन फ्यूल नहीं बोल सकते हैं, ग्रे हाइड्रोजन को हम क्लीनेस्ट फ्यूल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्निंग हो रहा है, कंबशन हो रहा है हाइड्रोजन का, उस समय CO2 रिलीज नहीं होगा जब हम एज ए फ्यूल हाइड्रोजन को यूज करेंगे। बट हाइड्रोजन जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, उस समय CO2 का एमिशन हो सकता है। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन।
ब्लू हाइड्रोजन को भी सेम तरीके से, जैसे ग्रे हाइड्रोजन को हमने प्रोड्यूस किया था फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस, उसी तरह से ब्लू हाइड्रोजन को भी वैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें भी बाई प्रोडक्ट क्या होता है, CO2, यानी जो बचा हुआ पदार्थ जो निकलता है वो CO2 निकलता है। लेकिन इस केस में क्या करते हैं, जो CO2 रिलीज हुआ प्रोडक्शन के टाइम पे, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं और स्टोर कर देते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते। उसको क्या करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं, जिसके कारण CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इन कंपैरिजन टू ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा क्लीन है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन में CO2 रिलीज हो रहा है बट वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो रहा, वो उसे हम कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तीसरा तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है, क्योंकि इसमें जो हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें फॉसिल फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, वाटर इज अ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है किसी भी सॉल्यूशन से, मान लीजिए वाटर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाएंगे। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट हो जाएगा और वहां से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस करते हैं और वहां से जो हाइड्रोजन मिलता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं किया, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में हमने फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं किया। और साथ ही साथ एक और चीज यहां पे ध्यान रखना है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी हम ऐसे सोर्स का इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, वैसे ऐसा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे जिसके प्रोडक्शन में CO2 का एमिशन नहीं हुआ हो। अब जैसे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट मेथड, जैसे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द बर्निंग ऑफ कोल। तो वहां से CO2 रिलीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में CO2 रिलीज होता है। उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे मेथड से प्रोड्यूस करें, जैसे सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसमें CO2 रिलीज नहीं होगा। तो एक तो हम हाइड्रोजन को बनाते समय जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके, उसमें CO2 एमिट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज किया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी CO2 एमिट नहीं हुआ। यानी यहां पे जो CO2 का एमिशन है वो जीरो है, ठीक है। CO2 का जो एमिशन यहां पे हुआ वो एकदम से नेग्लिजिबल है, जीरो है। दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। अब उस हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, उस हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में, एनर्जी के रूप में, जैसे हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं उसके जगह हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करेंगे एज ए फ्यूल, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि क्या यूजेज है, हाइड्रोजन फ्यूल का क्या यूजेज है, हाइड्रोजन को किस तरह के फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। सबसे पहला, हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल है, वो डीजल है, हम क्या करते हैं उसको, उससे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। यहां भी हाइड्रोजन जो हमारा फ्यूल है उसका यूज करके हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज होता है, फ्यूल सेल के रूप में। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोजन फ्यूल into a usable energy।
फ्यूल सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोजन फ्यूल इनटू अ यूजेबल एनर्जी। फ्यूल सेल क्या करेगा, हाइड्रोजन को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो फ्यूल सेल क्या करेगा, हाइड्रोजन फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कैसे यूज करेंगे हम, फ्यूल सेल के रूप में। दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन के रूप में, यानी आपने देखा होगा जितने भी व्हीलर्स, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स होते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन पे चलते हैं। तो वो कैसे चलते हैं, डीजल या पेट्रोल के मदद से। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल से हम इंटरनल कंबशन इंजन को हम रन करवा सकते हैं। और तीसरा यूसेज है स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन। स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन, आपने देखा होगा कि स्पेस में बहुत बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, तो स्पेस क्राफ्ट के प्रोपल्सन में उन्हें कहा जाता है स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मतलब जाना, उठना। तो वहां भी हाइड्रोजन को, वहां पे लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है, वहां भी हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस आर द यूसेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहले बजट 2021-22 में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई योजना लेकर आई जिसका नाम था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। दूसरा स्टेप है कि इंडिया और यूएस ने, इंडिया और अमेरिका ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाया है। एक टास्क फोर्स बनाया है जो किसके अंदर काम करेगा, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। एक संस्था है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, उसके अंदर ये टास्क फोर्स काम करेगा। और इसका क्या काम होगा, टू मोबिलाइज फाइनेंस, यानी वित्त की व्यवस्था करना, ताकि हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सके, और साथ ही साथ स्पीड अप ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, वित्त की व्यवस्था करना ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके, और जो ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट है हमारा उसको तेज कर सकें। नेक्स्ट है चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन पाथ ऑफ डेवलपिंग ग्रीन एनर्जी, प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे पहला इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। आपको बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा वाटर को हम स्प्लिट करते हैं और वहां से हाइड्रोजन एटम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दैट इज वेरी कॉस्टली। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉस्टली है। तो इंडस्ट्रियल जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन का काफी कॉस्टली है, और प्रेजेंटली इट इज नॉट इकोनॉमिकल वाइबल। तो हमें क्या करना है, इसे इकोनॉमिक वाइबल बनाना है। ठीक है, इसके कॉस्ट को ऐसे टेक्निक्स, ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर आना है जिससे इसके कॉस्ट को कम किया जा सके और बल्क में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो सके, तभी हम उसे कमर्शियल यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियली उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल को हम कैसे यूज करते हैं, फ्यूल सेल के रूप में। फ्यूल सेल, जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद उसको फ्यूल सेल में उसे डालते हैं। फ्यूल सेल क्या करता है, उस हाइड्रोजन फ्यूल को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है, जो हाइड्रोजन एनर्जी को वो यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। तो सबसे पहला कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत कॉस्टली है। दूसरा, फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया, अब उसे हम यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। तो पहला जो चैलेंज है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यानी कॉस्टली है तो हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है। दूसरा, द हाइड्रोजन स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप एक कार चला रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल से, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज करके आप एक कार चला रहे हैं, तो आपका जब हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होगा तो आप फिल करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल जो स्टेशन है वहां पे जाएंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल जो स्टेशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है।
ठीक है, अभी तक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लार्ज बड़े उस पे स्केल पे डेवलप नहीं हो पाया है। दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग कि हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हाइड्रोजन स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि आप अपने फ्यूल सेल को जाके वहां पे रिफिल कर सकें। ठीक है, तो ये सारे कुछ चैलेंजेज हैं। होप करते हैं कि ये जो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो इन चैलेंजेज को ओवरकम करते हुए हमारा जो लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो टू अचीव ग्रीन इकोनॉमी, वो पूरा कर सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।